हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया होगा। चलो आज करते हैं हम कल कल 2 दिनों से हम कर रहे थे क्लास 10th का जो हाफ ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9 का पेपर सॉल्यूशन जो आपका अर्धवार्षिक जो 21 नवंबर को भी हुआ था। और ये रहा मेरे पास आपका साइंस का पेपर, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का विज्ञान का पेपर, जिसका जो कोड दे रखा है आपका 905। चलिए शुरू करते हैं आज हम क्लास 9 का साइंस का विज्ञान का आपका पेपर सॉल्यूशन। पहले ही आपका प्रश्न आया था, बर्फ का गलनांक होगा। बर्फ का गलनांक क्या होगा? हम 273.5 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। आप अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो ये वाला भी होगा बर्फ का गलनांक, और 273.15 केल्विन, ये भी क्या है? बर्फ का गलनांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल के लिए सही कथन है। बल के लिए सही कथन क्या होगा? बल के लिए होगा आपका F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है? ma। फोर्स होता है आपका द्रव्यमान तथा एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का गुणनफल होता है। ये हो गया। चलिए आगे। अधातु तत्वों की पहचान कीजिए। सोडियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हाइड्रोजन सारी गैसें हो कैसी है आपकी? अधातु है, तो हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा आपका अधातु आ जाएगा। हाइड्रोजन क्या आ जाएगा इसमें? अधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव मतलब प्रकाश जब जब 1 नैनोमीटर से जिस कण की पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो क्या करता है? वो जो सूर्य का जो प्रकाश है उसका क्या प्रकीर्णन कर देता है, मतलब उसको स्कैटरिंग कर देता है, फैला देता है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, नमक का घोल नहीं होगा, कॉपर सल्फेट नहीं होगा, दूध होगा और स्टार्च नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा दूध। क्या हो जाएगा? दूध आपका, मिल्क। आंसर क्या है? मिल्क आपका। चलिए आगे। पोटेशियम का प्रतीक है। पोटेशियम का प्रतीक क्या है? के क्या है? के ये क्या है? पोटेशियम है आपका। ओके। चलिए पी नहीं, पी अपना फॉस्फोरस होता है। ओके, ऐसे नहीं कि नाम पर चले जाओ। हमने पढ़ा था आपका जो थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर था सर, नहीं थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। कुछ कुछ जो तत्व है उनके उसके जो नाम से स्टार्ट, वहाँ से जो वहाँ से जिस जगह से वो प्राप्त किए जा रहे हैं वह उसके नाम पर उनके तत्वों के नाम पड़े गए थे। ये हमने पढ़े थे। मतलब है अंदर 2-4 ऐसे नाम। निम्नलिखित में से द्विपरमाणिक अणु है। द्विपरमाणिक मतलब दो अणु, आयरन, नाइट्रोजन, कॉपर, एल्यूमिनियम। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना द्विपरमाणिक आपका। चलिए आगे। आगे क्या कह रहा है? क्लोरीन माइनस, नोट करना है इसको, Cl माइनस दे रखा है। क्या दे रखा है? Cl माइनस दे रखा है। तो वो कह रहा है उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोई भी आपका परमाणु है उसका जो बाह्यतम कोश है, उसकी आउटर मोस्ट जो सेल है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो Cl माइनस है। माइनस कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है। अब मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। 17 नंबर पर आता है ना, तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इसकी जो सेल बनाऊँ, ये इसका क्या होगा? नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा। ये इसकी के एल है ना, कितने? 17 नंबर पर आता है। 17 उसका परमाणु संख्या 17 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है। ये तो इसका क्या है? जो आपका एटम है आपके पास क्लोरीन परमाणु की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन एटम की बात कर रहा हूँ। अब इसमें तो यह माइनस दे रखा है। माइनस का मतलब क्या है? माइनस चार्ज कब आता है? जब वो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? गेन करता है, वे लेता है किसी से, तो क्या उसमें माइनस चार्ज आता है। माइनस चार्ज जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा? अब देखो कितने गिनो, जो इसकी बाह्यतम कोश कौन सा? ये वाला है, ये के एल एम। एम इसका क्या? बाह्यतम कोश है, आउटरमोस्ट सेल है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है?
पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। फिर है कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट। आपका जो चैप्टर 4 है उसका जो लास्ट वाला पेज है उसके अंदर ही आपको दिया हुआ है कोबाल्ट समस्थानिक के अंदर ही। फिर आगे कह रहा है जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? हमने 5वें पार्ट में पढ़ा है कोशिका। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, कोशिका। प्रोटीन का संश्लेषण संश्लेषण स्थल है, प्रोटीन का बनता है ईआर में बनता है। क्या बनता है? ईआर में, अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका 11 प्रश्न है पादप कोशिकाओं की मुख्य भित्ति मुख्यतः बनी होती है। पादप कोशिकाएं जो मुख्य थे, हर पादप की बात करें तो वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। पादप की पत्तियों में स्थित छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं रंध्र, स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं? रंध्र, स्टोमेटा। वाहनों में ईंधन के रूप में खालिज के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ कौन से? पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है। क्या क्या है? पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कमेंट करके बताना सीएनजी का पूरा नाम क्या है, मुझे कमेंट करना और इसका आंसर देना सीएनजी का पूरा नाम। फिर न्यूरॉन के लंबे प्रवर्धन को कहा जाता है? जो चोटी होती है न्यूरॉन, देखा है ना? न्यूरॉन आपका तंत्रिका, ये वाला, ये क्लास 9 वाले पता है ना? मैंने आप क्लास में आपको बताया था कि ये डायग्राम देख के जाना, नहीं याद है तो फूटे है तुम्हारे कर्म। सही है ना? सही कह रहा हूँ? अच्छा, ये इसके क्या बल्ब थे, ये इसके क्या थे? ठीक है, ये पता है ना? अब तो कमेंट कर ही सकते हो ना, है ना? कर सकते हो ना? चलिए चले आगे। लंबा प्रवर्धन मतलब लंबा वाला, ये वाला, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? नॉट डन। ये अभी ध्रुविका थी, ये एक्सॉन था। एक्सॉन था ना? भूल रहे हो? किसी वर्ग के सॉरी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर आपका एक्सेलरेशन कहलाता था। याद है ना? त्वरण, त्वरण क्या था? त्वरण। ये टेस्ट में दे देते, मैं पागल हो गया, तुम्हें अभी तक याद नहीं हुआ है, गलत करके आए होंगे, आई नो। किसी वस्तु का भार उसके समानुपाती होता है। किसी वस्तु का भार है वो उसके द्रव्यमान के समानुपाती होगा, है ना? सही क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। क्या आ जाएगा? द्रव्यमान, मास। पदार्थ के कण एक दूसरे को करते हैं, है ना? क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं ना? कहते तू आ जा मेरे पास, मैं तेरे पास। आकर्षित। कण एक दूसरे दूर थोड़ी रहेंगे, वो तो हम रहते हैं, इंसान पसंद ही नहीं है एक दूसरे को पास में रहना, भागते रहते पूरे दिन इधर उधर। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम, पहले चैप्टर अपना सबसे पहले यही करता है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द्रव धातु तत्व का नाम है, ऐसी धातु का उदाहरण देना है आपको जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो आपकी पारा है। क्या है? पारा, Hg। ये तो थी पारा। मरकरी क्लास 10th में आया था, अधातु का नाम देना था, ब्रोमीन था। लोग जो बच्चे हैं वो पारा लिख कर आ रहे हैं। फिर आपका हो गया 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है आयन की परिभाषा। आयन क्या है? हम बात करें एटम की, बात करें परमाणु की, बात करें किसकी बात?
फिर परमाणु। परमाणु क्या करेगा, जो अपना बाह्यतम कोष पूरा करने के लिए, बाह्यतम कोष जैसे इस क्लोरीन ने अपना पूरा किया बाह्यतम कोष किया था ना, अब इसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ला करके अपना जो बाह्यतम कोष है उसको पूरा किया था। मतलब जो उत्कृष्ट गैसें होती है, जो आदर्श गैसें होती है, अपनी जो आइडियल गैसें होती है उसकी तरह अपने आप को बनाना चाहता है। तो क्या करे, ये परमाणु क्या करे, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर देगा। तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने तथा त्यागना या त्यागेगा तो उससे क्या होगा, उस पर एक विद्युत आवेश आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज या नेगेटिव आयन नहीं आया, ये तो आयन है, समझे। परमाणु के 3 अपरमाणिक कणों के नाम बताइए। जब हम पहले और सेकंड चैप्टर में कण की बात कर रहे थे, हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर में उसी कण को हमने परमाणु नाम दिया था। फिर हमने कहा था कि परमाणु को और 3 भागों में तोड़ सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन सा है, न्यूट्रॉन, है ना। ये क्या, परमाणु के 3 अपरमाणिक उसके टुकड़े किए हैं। एक कोशिका जीवों के उदाहरण, एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी हुई जीवों को एक कोशिका जीव कहते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। मृदविद पौधों की बाहरी सतह पर किस रासायनिक पदार्थ का जमाव होता है, क्यूटिन का। क्यूटिन क्या करेगा, पानी का जो लॉस है उसको रोकेगा, ठीक है। मरुद्भिद मतलब रेगिस्तान के अंदर पाए जाने वाले पौधे, जिसको जीरोफाइटिक भी कहा जाता है, जीरोफाइटिक प्लांट्स। वेग का मात्रा क्या है, मीटर पर सेकंड। वेग का क्या, मीटर पर सेकंड। क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। क्वथनांक क्या है, एक वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन जिस तापमान पर हो रहा है, वो उस तापमान को क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जिस तापमान पर एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव का वाष्प के अंदर रूपांतरण, क्वथनांक, समझे। दाब का सूत्र क्या होगा, दाब प्रेशर का क्या हो जाएगा आपका, फोर्स और एरिया, क्षेत्रफल, सॉरी बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। दाब बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है वो दूसरी वस्तु पर क्या लगाती है, एक बल लगाती है, ठीक है, अपने ओर आकर्षित करती है। और जो वो बल लगा रही है, जिन दो वस्तुओं जो आपस में बल लगा रही है, उस जो वो बल है वो उन दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके मध्य में जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कहा ना मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो बल है वो क्या होता है, किसके होता है, समानुपाती, जो m1 और m2 के। और मैंने दूसरी बात कही, जो f है वो किसके होगा, उसकी जो बीच में जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये डिस्टेंस वर्ग इन दोनों के बीच की दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जब ये वाला जो समान जो ये चिन्ह हटेगा, ठीक है, तो इस पर एक स्थिरांक आएगा, स्थिरांक आ जाएगा आपका f बराबर g m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। ये था आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, त्वरण किसे कहते हैं, वापस यही अपने देर का पीछे, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वो का वो सेम का सेम आ गया। फिर ये कह रहा है कि नारियल का रेशा किस प्रकार के ऊतक से बना होता है। नारियल का जो रेशा है वो स्क्लेरेंकाइमा ऊतक से बना हुआ होता है, ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। तो किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ही होता है ना,
तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम को p से लिखते हैं। तो क्या होता है कि मास तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो p बराबर हो जाएगा mv। संवेग बराबर क्या हो जाएगा, उसका जो मास है उसका जो वेग है, जो वेलोसिटी है, उन दोनों के गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर आपका संवेग आ जाएगा। फिर गति का दूसरा नियम क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या था, s बराबर ut प्लस, यहाँ लिख दो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यही था गति का दूसरा नियम। गति के पहला और तीसरे नियम कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी। ओके, कौन सा, फर्स्ट नियम एंड थर्ड नियम, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ वेलोसिटी, गति के तीनों नियम मुझे कमेंट करो। फिर ये कह रहा है एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडो मतलब अंदर, साइटो मतलब कोशिका। तो कोशिका द्वारा जो भोजन कणों को उसकी जो झिल्ली है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसके द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। फिर ये कह रहा है वाष्पीकरण किसे कहते हैं, क्वथनांक से कम तापमान पर जल का वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब उबलना नहीं चाहिए, समझे। उदाहरण क्या हो जाएगा, कपड़ों का सूखना, है ना। फर्श पर जब आप पोछा लगाते हैं तब उसका सूखना, लाइट करते हैं, ऑन करते हैं, जब वायु की गति बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, जब आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। आपने चाय पी होगी चीनी मीठी वाली, है ना, कप में, जो इसकी प्याली है, एक उसका जो कप है, जब इसमें ठंडी तरह डालते हैं तो ये जल्दी ठंडी होती है, देर से ठंडी होती है, वाष्पीकरण के लिए। अब आगे विलियन के 3 गुणधर्म लिखिए। विलियन सॉल्यूशन क्या, तो विलियन जो आपका है, एक तो स्थायी होता है, समांगी होता है, और नीचे नहीं बैठेंगे, जो इसके कण है वो ऊपरी रहेंगे, फैले हुए रहेंगे। ठीक है, चले आगे। फिर ये कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, ये दो होंगे। दूसरा कह रहा है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में हो जाएंगे आपका, सॉरी ये नीचे लिख देता हूँ, एक तो आपका खुद का पोटेशियम हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा, तीनों। ठीक है, सल्फेट ना, सल्फर और आगे पोटेशियम पी के, सॉरी मेरी भी है। फिर कह रहा है कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण बताइए। कार्बन के लिए, कार्बन के लिए मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा, अब मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन अपना कितने नंबर पर आता है, 6 पर आता है, 6 पर आता है ना। तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो पहली वाली जो उसकी जो सब सेल थी, उसका जो जो पहले वाला जो क्या बोलते कक्ष था, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर कितने 8 आते हैं, पर अपने पास तो कितने 6, 2 तो पहले से आ चुके, तो पीछे कितने 4 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, दो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। ओके, फिर क्या कर रहा है, सोडियम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सोडियम। सोडियम आता है अपना 11वें नंबर पर, परमाणु संख्या क्या है 11, तो इसकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 1, ये होगा ना, ये हो जाएगा 10 और 1 11, ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वितरण। चले, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसके अंदर जो उसका केंद्रक होता है, ठीक है, मतलब केंद्रक तो नहीं कहेंगे इसको, केंद्रक काय बोलते हैं, वो उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती, मतलब उसकी बाहरी झिल्ली नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है, इसमें होती है। ठीक है, उस प्रोकैरियोटिक में सुस्पष्ट नहीं होता, उसमें स्पष्ट होता है। ठीक है, और क्या, और लिख लो। आगे बात करें, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में जो आपके झिल्ली वाले ऑर्गन नहीं होते, मतलब जो झिल्ली है बाहर, जो इसकी जो मेम्ब्रेन है, वो सारे उसके अंगक, जो इसके ऑर्गेनल
ऑर्गेनिक में और नहीं होते, और जो यूकेरियोटिक के अंदर में होंगे सारे झिल्ली वाले होंगे। चले आगे 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 40वां क्वेश्चन। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? क्यों रोकेंगे? देखो, जब बस स्टार्ट होती है तो उसके साथ में जो ऊपर जो आप कोई भी वस्तु आप रख रहे हो तो वो भी उसके साथ गति में होगी, है ना। हमने जड़त्व का नियम पढ़ा था कि जड़त्व का नियम क्या था कि अगर कोई भी वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना पसंद करती है, अगर वो गति के अंदर है तो वो गति के रहना है, गति में ही रहना पसंद करेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, तब तक क्या होगी? वो गति में रहना पसंद करेगी या फिर विरामावस्था में रहना पसंद करेगी। जब बस स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो आपकी जो ऊपर जो वस्तु है वो तो विराम अवस्था में, वो तो स्थिर अवस्था में, और बस ने जैसी गति की तो क्या होगा? जो वो विरामावस्था में थी वो तो विरामावस्था में रही, वो पीछे रह सकती है ना। मतलब जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। यही तो था अपना जड़त्व का नियम। तो आपकी वस्तु को सुरक्षित अपने मालिक के घर ले जाने के लिए, मालिक के घर पहुंचाना पड़ेगा सुरक्षित। टूटा फूटा ले जाए तो कैसे होगा? तो उसको सुरक्षित रखने, उसको सुरक्षित पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? हम उसको बांध के रखते हैं ताकि वो गिरे ना। इसलिए यहाँ पर कौन सा नियम काम हो रहा है? जड़त्व का नियम, मोमेंट, सॉरी इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला केस। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, ठीक है। भौतिक में क्या होगा? उसकी जो संरचना है, जो आंतरिक जो संरचना है कणों की, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। रासायनिक में उसमें परिवर्तन होते हैं। भौतिक के अंदर कोई नया पदार्थ बनता नहीं है, रासायनिक के अंदर कोई तीसरा पदार्थ बनता है, ठीक है। और मैं बात करूँ जो आपका भौतिक है वो इरिवर्सिबल है, सॉरी रिवर्सिबल है, और जो रासायनिक है वो इरिवर्सिबल है, मतलब उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, भौतिक को वापस प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल बात करें भौतिक में, बात करेंगे बर्फ का पिघलना, ठीक है, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, कागज का फाड़ना, कागज को फाड़ेंगे, कागज ही रहेगा, ये मैं नहीं फाड़ूंगा, ठोकेंगे स्कूल वाले पकड़ के। चलिए आगे। और रासायनिक की बात करें, जब हम कैंडल को जलाते हैं, जो कैंडल के अंदर जो थ्रेड होता है वो जलता है और राख में परिवर्तित होता है, ठीक है, वो उसका रासायनिक है। अब मोम पिघल रही है, वो तो मोम की मोम ही है ना, वो भौतिक है उसकी, ठीक है। तो कैंडल के अंदर दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं, रासायनिक वाला भी और भौतिक वाला भी। फिर बात करें लकड़ी का जलना, ठीक है, ये सारे के सारे, इसमें देखो मैं कोई नया पदार्थ बन रहा है, हम कागज को मैं जलाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगी? राख मिलेगी नीचे, वो कागज थोड़ी है, उसका जो आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना वो बदल गई है। फिर आगे बात करते हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान में परिकलन कीजिए। अब आपका दे रखा है CaCl2, क्या दे रखा? CaCl2 दे रखा। अब CaCl2 दे रखा, हम बात करेंगे आपका क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 14 होता है AMU, है ना। अब मैं एक क्लोरीन की बात करूँ उसका है 35.5 AMU, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं इसकी मास की टोटल की बात करूँगा, इसके अंदर कैल्शियम भी है, क्लोरीन कितने? 2 है, तो कैल्शियम कितना है? कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम का 40 प्लस क्लोरीन कितने? 2 है, तो 2 गुणा 35.5, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 71, 2 से गुणा हुआ 71 हो जाएगा, 35 35 70 और आधा आधा 1, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 111, कितना हो जाएगा? 111, ठीक है। ये हो जाएगा इसका AMU, हो जाएगा AMU, इसका हो जाएगा द्रव्यमान, मतलब पूरे का आपका द्रव्यमान आ गया, इकाई द्रव्यमान आ गया। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक Z3 है, परमाणु क्रमांक मतलब वो परमाणु तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कौन सा आता है? लिथियम, कौन सा आता है? लिथियम आता है। और लिथियम की हम बात करेंगे, हम बात करते हैं लिथियम की, ठीक है। परमाणु का क्रमांक कितना है? 3 है। अब ये क्या कह रहा है, तो
तत्व की संयोजकता। संयोजकता क्या होती, मैंने कहा था संयोजकता क्या होती है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी क्या संयोजकता है। तो हम बात करेंगे इसके पहले कक्ष में 2 होंगे, बाद में 1 होगा, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता बराबर हो जाएगी 1। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है उसका नाम, नाम क्या है, लिथियम, क्या है, लिथियम। और उसका प्रतीक क्या है, प्रतीक क्या होगा, प्रतीक बाबू तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, लिथियम क्या हो जाएगा, Li, फर्स्ट कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल लेटर। सरल स्थायी उत्तक को विस्तार से व्याख्या करो और चित्र बनाना है। सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के थे, स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा। इन सब के बारे में आपको लिखना है और उसके चित्र बनाने हैं, बना दोगे। और तंत्रिका उत्तक क्या है, अभी ये देखो, ये बड़ी मिट गई बेचारी, तो मिट गई, तो कर लेना इसके बारे में भी। फिर है जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। जड़त्व का नियम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था कि कोई भी वस्तु है वो जिस अवस्था में होती है वो उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। ठीक है, जिस अवस्था में रहना है उसको उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। जैसे हम आज सुबह से उठना ही नहीं चाहते, मम्मी आती है चप्पल दे मारती है, फिर जाकर उठते हैं। मम्मी जी रोज मारती है, मम्मी जी का यही काम है, चप्पल लेके तुम्हें मारना, उठाना और उठ कर ले जाना कहाँ पर, स्कूल की तरफ। ऐसे तुम थोड़ी जाते हो, तुम्हें भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है पीछे, तब जाके तुम आते हो। तुम पर भी जड़त्व का नियम काम कर रहा है। फिर अगर एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी है वो 2 सेकंड में तय करती है। अब देखो एक वस्तु की बात कर रहा है कि वो 16 मीटर की दूरी है, कितने, 16 मीटर की दूरी है, वो कितने में तय कर रहा है, 4 सेकंड में। कितने में कर रहा है, 4 सेकंड में कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि वही 16 मीटर की दूरी तय कर रहा है कितने में, 2 सेकंड के अंदर तय कर रहा है। तो क्या कर रहा है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का सूत्र क्या था अपना पास, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय कितना है, कुल दूरी कितनी, 16 16 नहीं 32, ये हो जाएंगे 6 का भाग देंगे, कितना आएगा, 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा 0.33, 5.33। ठीक है, औसत चाल आ जाएगी, क्या जाएगी औसत चाल। ये देखो मीटर था, ये सेकंड था, आ जाएगा मीटर सेकंड। चले, फिर है द्रव्यमान तथा भार में अंतर। द्रव्यमान की बात करो तो किसी पदार्थ की मात्रा है, भार की बात करें तो वो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल का प्रभाव है। और मैं बात करूँ द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान आप कहीं पर भी ले जाओ उस वस्तु का द्रव्यमान सेम रहेगा, पर भार है वो अलग अलग होगा, है ना। चंद्रमा पर भार अलग है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी है, उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, हर जगह अलग अलग होती है, तब भार भी अलग होगा। अब भार तो अपना यही था ना, जब गुरुत्वाकर्षण के बाद जो नीचे गिर रहा है mg से, वो इसका तो भार था, तो वो ठीक ही हो गया। और क्या अंतर बताओगे आप इसमें, इसका मात्रा के बारे में बता दो। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम ले लो, है ना, और इसका जो भार का मात्रा न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन कितना होता है ना, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, कितना न्यूटन वो वाला। फिर कह रहा है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, पृथ्वी की सतह पर कितना आ रहा है, 10 न्यूटन आ रहा है। कहाँ, पृथ्वी की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है इसका भार चंद्रमा की जो सरफेस है, सतह है, पर मापने पर कितना होगा। हमें पता है पृथ्वी पर कितना होता है, पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, मतलब 1/6, तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 10 गुना 1/6 हो जाएगा, का मतलब गुना, ठीक है। ये हो जाएगा इसका दे दो, ये कितना हो जाएगा, 3 बार, ये 5 बार, ठीक है ना।
इसमें 3 का भाग दे दो, कितनी बार आएगा? 3 को 3, 3 दूनी 6, 1.67, ठीक है, ये आ जाएगा 1.67 न्यूटन। ओके, ये 1.67 न्यूटन। ओ, पेपर हो गया पूरा। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है हाफ ईयरली क्लास 9 का 2025 वाला 21 नंबर वाला पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगे। जो पिछले 2 वीडियो थे क्लास 10th वाले, दोनों वीडियो, जो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो, वो भी आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो जो अपना वीडियो उसके नीचे एक सब्सक्राइब नाम लिखा आएगा, उसको प्रेस करना है और दबा देना। ओके, ठीक है, बाय बाय।